आज हम बात करेंगे स्टील एक्सचेंज के बारे में। देखिए, ये 11 रुपये 10 रुपये 11 रुपये के बीच में अमूमन शेयर चलता है। अभी भी 9:30 के आसपास चल रहा है। वैसे हम 10 रुपये के आसपास के ही शेयर लेना शुरू करते हैं, लेकिन इस पे काफ़ी निवेशकों के सवाल आए। सब ने बोला कि सर इस पर स्टॉक एक्सचेंज ज़रूर कर दीजिए, इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, दर्शकों की डिमांड पर इस काउंटर को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इस शेयर को देखें तो शेयर ने साल 2022 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 26 रुपये 35 पैसे का, और इस साल भी जो इसका हाई है वो 11.5 रुपये का। तो इस साल के हाई से तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई से तो ज़रूर दूर है। अब हाल में अगर हम 10.5-11 रुपये की रेंज से देखें तो ये काउंटर गिरा क्यों, जबकि इसके रिजल्ट अच्छे आ गए थे। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी ने करीब 3 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कराया था जून क्वार्टर में, और एबिटा फ्रंट ठीक था। कंपनी की सेल ठीक थी। सेल में 264 करोड़ के मुकाबले 300 करोड़ की सेल, 25 करोड़ के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़, सब कुछ ठीक था। फिर ये काउंटर उतना चला क्यों नहीं? अक्सर छोटे शेयर चल जाते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था कि कंपनी ने अपनी उस कॉल में, रिजल्ट के बाद जो कंपनी की एनालिस्ट कॉल होती है, उसमें बोला कि भाई हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं 200 करोड़ रुपए का। अब राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जिन एग्जिस्टिंग शेयर, जो शेयर होल्डर हैं, जिनके पास शेयर हैं, उनको थोड़ा सस्ते प्राइस पर शेयर ऑफर होता है अक्सर राइट इशू का, कि भाई आप ले लो। अगर आपके पास मान लीजिए 100 शेयर हैं, तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 20 शेयर 50 शेयर कंपनी ऑफर कर देती है थोड़े सस्ते रेट पर। तो ये लोग मान लेते हैं कि राइट इशू सस्ते रेट पर आएगा, इसलिए वो शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इस काउंटर के नीचे आने का एक शायद कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि कंपनी ने 600 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने की योजना, ये पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी ने कहा कि बाकी 400 करोड़ रुपए अन्य सोर्सेज से जुटाएंगे। अभी वो अन्य सोर्सेज नहीं पता, तो मार्केट थोड़ा सा ये सोच रहा है कि राइट इशू आ जाए फिर देखेंगे। कंपनी पर 340 करोड़ रुपए का डेट है। कंपनी कह रही है कि भाई 75 करोड़ रुपए तो हम राइट इशू से थोड़ा डेट को कम कर लेंगे, तो 340 करोड़ में से 75 करोड़ कम हो जाएंगे, तो कंपनी को एक कुशन मिल जाएगा डेट साइड पर भी, और बाकी जो राइट इशू का पैसा होगा 125 करोड़ जो बचेगा करीब करीब, उससे कंपनी अपनी वर्किंग कर लेगी। कंपनी कुछ विस्तार भी करेगी तो उस पर खर्च कर लेगी। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 100% की 100% पूरी गिरवी है। कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 50% है, लेकिन जितना 50% है वो पूरा गिरवी रखा हुआ है बैंकर्स के पास। तो लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने एनालिस्ट कॉल में बोला कि हम इसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, अभी आपको उसका उत्तर मिलेगा। देखिए, अब ट्रिगर्स पॉइंट सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्यों प्रमोटर चाहेगा कि ये कंपनी जल्दी से जल्दी ये हमारे हाथ में पूरी की पूरी आ जाए। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य पोर्ट हैं, और कंपनी उनको सरिया, जो आप स्टील बार्स जिनको बोलते हैं, वो सप्लाई करने वाली है। अब इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है, ये जो मंजूरी मिली है, इससे कंपनी बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने में सक्षम हो जाएगी। कंपनी को हाल में ये इस ऑर्डर को दिखा के शायद जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है इस्पात की, उससे 210 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है, 210 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर में करना क्या है इनको कि 1.2 लाख टन पर एनम के बिलेट को ये सरिये में बदलेंगे। ये RINL के लिए ही बदलेंगे, और नॉन कोर एसेट को बेचना या वैल्यू अनलॉक करने की कंपनी योजना बना रही है। कंपनी ने वैल्यू अनलॉक के लिए एक नई सब्सिडरी बनाई है, जिसका गठन कंपनी ने जून 2025 में, यानी कि अभी 2 महीने पहले ही किया है। यह सब्सिडरी जल्द कामकाज शुरू कर देगी। अब इसके पास है क्या, इस जो स्टील एक्सचेंज है, इसके पास 400 करोड़ रुपए की एक सरप्लस लैंड पड़ी हुई है, जिसमें से ये कह रहे कि भाई 200 एकड़ जमीन तो हम भविष्य में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अलग रख लेंगे, लेकिन जो बाकी 200 एकड़ जमीन है उस पर लॉजिस्टिक का काम करेंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। और ये जो नई सब्सिडरी होगी ये इसी काम के लिए गठन कर रहे हैं, ये कि ये 200 एकड़ लैंड उसको उसके जरिए कामकाज करेंगे। उस लॉजिस्टिक पार्क से करीब ये कह रहे हैं कि अगर हमने उसे किराए पर भी दे दिया तो 30-35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया, हमारी जो सालाना बढ़ जाएगा। तो यहां पर कंपनी काम करना शुरू करने वाली है। विशाखापट्टनम में कंपनी का प्लांट है, जिसकी वजह से वहां पर सारे स्टील के प्लांट और वहां पर दुनिया भर के प्लांट हैं, रॉ मटेरियल भी वहां पर आसानी से कंपनी को मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कंपनी ने मार्च में ही
अपनी रीबार क्षमता जो थी वो 2.5 लाख टन से बढ़ाकर करीब 3.6 लाख टन की। तो उसका एक फ़ायदा मिला कंपनी को अप्रैल जून तिमाही में, जो हमने रिजल्ट्स में भी देखा कि 3 करोड़ से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ हुआ। और अभी उसका फ़ायदा मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर में और आने वाले सालों में मिलता रहेगा, क्योंकि ये तो पहला ही क्वार्टर था जिसमें कि उनको बेनिफिट मिला है। और अभी जो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 55% है एसएमएस प्लांट पर और रीबार प्लांट पर 43% है। लेकिन कंपनी कह रही है कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से इनको ऑर्डर मिला है 210 करोड़ रुपए का, उससे जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% पर पहुंच जाएगा। और 90% पर जो ये पहुंचेगा, ये इस ऑर्डर पर जो काम शुरू होगा वो दिसंबर में शुरू होगा। तो 90% की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये दिसंबर के आसपास से शुरू हो जाएगी। और कंपनी का मौजूदा एबिटा पर टन 6600 रुपये है, जो कि इस साल में इस ऑर्डर की वजह से और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से एबिटा पर टन करीब 7500 रुपये पर टन हो जाएगा। और एबिटा में करीब करीब 27 करोड़ रुपये सालाना ऐड हो जाएंगे। पिछले साल इनका जो मौजूदा जो अभी एबिटा रहा FY25 में वो 124 करोड़ रहा। तो लगभग 20% एबिटा बढ़ने की उम्मीद ये कंपनी अपनी मैनेजमेंट कॉल में दे रही है। कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ EPS है वो करीब 27 पैसे है और P मल्टीपल करीब 35 का है, बुक वैल्यू करीब 5.75 रुपये है। तो कंपनी में 2 ट्रिगर जो चल रहे हैं, वो एक RINL का है जो कि इनको ऑर्डर मिला, उसकी वजह से इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मार्जिन्स बढ़ेंगे, एबिटा पर टन बढ़ेगा। दूसरा जो सरप्लस लैंड वाला गेम है वो कंपनी का अनलॉक होगा, जिस पर कंपनी काम कर रही है। 400 एकड़ लैंड कंपनी पे पड़ी हुई है। और जो शेयर थोड़ा सा कंसर्न में था वो इसीलिए था कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है और राइट इश्यू लेकर आ रहे हैं। अब प्रमोटर के पास जब इतनी एसेट होती है तो जनरली प्रमोटर अपनी कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अपने हाथ में रखना चाहता है। और प्रमोटर ने बोल भी दिया एनालिस्ट कॉल में कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी हम अपना शेयर छुड़वाना शुरू कर देंगे। अंशुल भाई, सब कुछ सुना आपने फंडामेंटली, अब बताएं कि अगर इसको जो आप टेक्निकल चार्ट देते हैं वो भी मैं पूछूंगा कि एक स्टॉप लॉस वगैरह, अगर आपको लॉन्ग टर्म भी अगर इस काउंटर को देखना हो तो कैसे देखेंगे सर? सर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूँ। गॉडफ्रे फिलिप, अभी मुंबई में मैं जहाँ 11 में रुका था उसके सामने गॉडफ्रे फिलिप की पुरानी सिगरेट फैक्ट्री थी, जिसको अब वो बेचने की बात कर रहे हैं। और बेचने की बात पे ही गॉडफ्रे का स्टॉक इतना लंबा फटा है, जो 30-35% की रैली आई है, वो सिर्फ रियल एस्टेट मोनेटाइज करने की वजह से। मतलब कि कंपनी का प्लान है कि रियल एस्टेट मोनेटाइज करना है। तो आपने खुद ही बता दिया, इनके पास 400 एकड़ जमीन है, तो अगर खाली वही मोनेटाइज होती है तो स्टॉक का प्राइस कम से कम 18 रुपए होना चाहिए। बाकी बिजनेस तो अपनी जगह, जो ऑर्डर मिला है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी है, अगर उसके साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है भाई, अगर 45% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% पे जाएगी तो ऑब्वियस है कि सेल्स तो बढ़ेगी, तभी ये यूटिलाइजेशन अगर हो रही है, बिना माल बेचे तो इतना लंबा प्रोड्यूस करेंगे नहीं। तो ये तो नेचुरल है कि सेल्स की इंक्रीज अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ आनी है। अगर साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ी सी बढ़ के आती है तो डबल तेजी आएगी। और अगर ये रियल एस्टेट वाली स्टोरी अनफोल्ड होना चालू हुई तो एकदम ही आग लगना चालू होगी। तो मेरे को तो 18 रुपए दिख रहा है। तो जब भी इसमें छोटे छोटे ब्रेकआउट्स बनते जाएंगे मैं प्ले करते जाऊंगा, क्योंकि 18 रुपए का तो क्लीन एंड क्लियर टारगेट मेरे पास है। हर छोटा ब्रेकआउट जो डेली चार्ट पे पॉजिटिव सिग्नल के और इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन के साथ बनेगा, मैं उसको प्ले करूंगा। फिलहाल 950 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो स्ट्रेंथ रीगेन होगी। 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट्स देखना स्टार्ट कर दूंगा। 11:47 के बाद तो आउटराइट ब्रेकआउट है और सीधा 18 रुपए का टारगेट है। तो मेरे को यहाँ से आराम से 18 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो बीच बीच में मैं अपने शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स प्ले करता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म डबल का टारगेट अंशुल जी लेकर चल रहे हैं इस काउंटर पर, और 9.50 रुपये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अंशुल भाई ये बताएं, अगर 9.50 के नीचे रहता है तो एक कितना रिस्की भी हो जाएगा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। सर इसके लिए ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका विजन कितना है। अगर आपका ट्रेडिंग का विजन है वही हफ्ता 10 दिन 15 दिन वाला, तब तो अभी स्टॉक है नहीं, 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर बनेगा। अगर आपका विजन ये है कि 1.5-2 साल हम इसको आराम से रख के भूल सकते हैं,
तब तो फिर 18 रुपए, तब तो ये 9.5 9 ये सब आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि डिप्स पे आपको ऐड करना चाहिए। अगर कभी गलती से कोई मार्केट क्रैश में ये आपको बहुत सस्ता मिल जाए तो ऐड कर लेना चाहिए। जैसे 600 के आसपास अदानी हम रिकमेंड कर रहे थे, 3 बार नीचे आया, 503 540 मल्टीपल मौके मिले लोगों को एक्यूमुलेट करने के, लंबे समय तक उसने मौका दिया एक्यूमुलेट करने का, और जब चला तो एकदम से चला। तो ये भी अगर आपको डिप पे मिलता है, तो अगर 9.5 पे हमको सस्ता लग रहा है तो 8.5 पे ऑब्वियस है कि और ही सस्ता लगेगा, तो और हम बाइंग करेंगे। बट वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए तो जब पैटर्न बनेगा तब बाई दे ही देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉच लिस्ट में। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑन द डिप्स ऐड करते जाइए, 18 रुपए पे रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए भी आपको विज़न मिल गया और ट्रेडर्स के लिए भी एक विज़न मिल गया कि 10 रुपये के 10.5 रुपये के ऊपर जाएगा तो इसमें काउंटर में मूव मिलना शुरू होगा, 9.5 के ऊपर चलता रहेगा तो कंफर्ट जोन में कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वेस्टर्स के लिए करीब 18 रुपये तक का विज़न है। कंपनी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट अब देखते हैं कंपनी क्या कुछ डेवलपमेंट के आगे आपको फाइनेंशियल डेटा में रिफ्लेक्ट कर पाती है। कंपनी प्रॉफिट में प्रॉफिट 3 गुना हुआ था कंपनी का, इस क्वार्टर में भी 3 से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हुआ था। आगे देखते हैं कंपनी का कैसे क्वार्टर रहते हैं। कंपनी ने पर ये जरूर बोल दिया, हमें दर्शकों को बता दूं, Q2 मानसून की वजह से उतना अच्छा नहीं रहता है स्टील कंपनियों का, क्योंकि माइनिंग वगैरह सुस्त हो जाती है तो प्रोडक्शन उतना नहीं होता। Q3 Q4 अच्छा होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मानसून में उन्होंने लेकिन ये बोला था कि मैंने एनालिस्ट कॉल में कि अगर मानसून थोड़ा ढीला रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मई जून में ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा ये क्वार्टर ठीक ठाक निकल जाए। तो Q2 के लिए बोला, तो Q2 उतना मतलब नॉर्मल रहेगा या लास्ट ईयर के मुकाबले, लेकिन Q3 से कंपनी में विजिबिलिटी दिख सकती है, ऐसा एनालिस्ट कॉल में उन्होंने सभी प्रजाति मतलब जो लोग थे एनालिस्ट, उनको सबको बोला है। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच अंशुल जी। धन्यवाद सर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ले लीजिए, अदानी ग्रीन, क्योंकि उस पर बात हुई है, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर मेरे को बहुत लंबी तेजी दिख रही है, कम से कम 200% की आसपास की। तो मैं इनमें इन आउट अपने ट्रेड करता रहता हूँ। ये दोनों मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। टाटा स्टील और रिलायंस मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जैसे बाइंग पार्टनर्स बनेंगे मैं करूंगा। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं वो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। बीइंग अ ब्रोकिंग हाउस, इतने सारे क्लाइंट्स हैं तो कहीं ना किसी के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाकी जो लेवल क्लाइंट को दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं, जो उनको प्रॉफिट बुकिंग दी जाती है वही आपको भी दी जाती है, तो कोई अलग चीज नहीं दी जाती है।